तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एन एरो इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर। एन एरो इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर। इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड एंड रेंज इज 200 मीटर्स। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकंड, रेंज इज 200 मीटर्स। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट? हाइट निकालना है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट? सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर हाइट? हाइट का फार्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। व्हाट इज द फार्मूला फॉर रेंज? रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। व्हाट इज द फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin ऑफ थीटा बाय g। हम यहां से क्या कर सकते हैं? हम यहां से क्या कर सकते हैं? हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। u स्क्वायर, रेंज हमें दे रखा है 200, रेंज हमें दे रखा है 200, टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड्स, टाइम इज गिवन टू मी 5 सेकेंड्स। नाउ जी 10 है तो ये 50 हो गया, जी 10 है तो ये 2000 हो गया। हम बहुत काम कर सकते हैं इसके अंदर। लेट अस डिवाइड दीज टू इक्वेशंस। डिवाइड करेंगे तो बचेगा u साइन ऑफ 2 थीटा बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, sin थीटा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, u into cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, u cos थीटा इक्वल टू 40। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u cos थीटा काम नहीं आएगा, u cos थीटा विल नॉट कम इनटू प्ले। और हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? देखो हम यहाँ पे u sin थीटा निकाल सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम तो वैसे ही हो गया, u sin थीटा निकाल सकते हैं। u sin थीटा कितना हो गया? u sin थीटा हो गया हमारे पास u sin थीटा इज इक्वल टू 25। यहां डाल सकते हैं तो दिस विल बिकम 625 अपॉन 20। 625 अपॉन 20 इज 31.25। 31.25 आंसर है। आंसर इज ए। 21 का आंसर इज ए। वी आर नॉट रिक्वायर्ड, रेंज का फॉर्मूला हमको नहीं चाहिए, केवल टाइम ऑफ फ्लाइट से फॉर्मूला हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22. What is question number 22? Let us see. A particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second. A particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second. Let this be north. Let this be east. This be south. This be west. North, east, west, south. Particle is moving with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter per second northward. Question of S.C. Verma objective. Objective 1 S.C. Verma. This question is S.C. Verma objective 1. In time 10 seconds, the speed changes to 5 meter per second northwards. Let this be equal to u initial vector sign के साथ. Let this be equal to v final vector sign के साथ. V initial, v final. He must be asking acceleration. What is the acceleration? Acceleration is equal to delta v by delta t. What is delta v? Delta v is equal to v final. V final minus v initial upon time. Now, what is v final? V final 5 है क्या? V final 5 नहीं है. What is v final? V final is equal to 5 j cap. If this is I cap, this is j cap. What is v initial? V initial is equal to 5 I cap. So this becomes 5 j cap minus 5 I cap upon 10. So this becomes equal to j cap minus I cap upon 2. J cap minus I cap upon 2. So is he asking the magnitude or is he asking the vector sign? Okay. ये मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहता है और डायरेक्शन भी निकालना चाहता है। सो व्हाट इज j माइनस आई? फर्स्ट ऑफ ऑल j माइनस आई, दिस इज i, दिस इज j। सो j माइनस आई का मतलब j ऊपर की तरफ, लेकिन i इस तरफ, मतलब इस तरफ हो गया। व्हाट इज दिस डायरेक्शन? दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ वेस्ट। सो फर्स्ट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट, तो एक्चुअली आंसर बी हो गया नॉर्थ वेस्ट। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1/√2, 1/√2। तो इसके अंदर what we have to do, don't take velocities as scalar. Acceleration will not be equal to 0. Don't take velocities as scalar. Velocities have to be taken as vector quantities. What is acceleration? Acceleration is equal to delta v upon delta t. Delta v upon delta t you can write by directions. और उसके बाद हम देख सकते हैं j cap minus I cap. J cap minus I cap मतलब j ऊपर की तरफ, I negative, मतलब this is north, this is west, this becomes northwest. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 23? इफ
A and B are non-zero vectors which obey the relation A plus B का magnitude is equal to A minus B का magnitude. So A plus B का magnitude is equal to A minus B का magnitude. What is the relation? What is the angle between them? What is the magnitude of A plus B? Under root of A square plus B square plus 2AB cos of theta. What is the magnitude of A minus B? Under root of A square plus B square plus 2AB minus 2AB cos of theta. If both are equal, this means 2AB cos of theta is equal to minus of 2AB cos of theta. Yes or no? 2AB cos of theta will be equal to minus of 2AB cos theta because A square plus B square will cancel out. This will become 2AB cos theta is equal to minus of 2AB cos theta. इसको इस तरफ लेके आएंगे तो this becomes 4AB cos of theta is equal to 0. A 0 नहीं है, B 0 नहीं है, so this becomes cos of theta is equal to 0. This means theta is equal to 90 डिग्री. तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो उनका सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा. लेट अस सी हाउ दिस इज हैपनिंग. सपोज दिस इज A, सपोज दिस इज B. व्हाट इज A प्लस B? A प्लस B के लिए ये बना लेते हैं B. दिस विल बी A प्लस B. This will be A plus B hypotenuse of this triangle. A और B का जो triangle है उसका जो hypotenuse होगा that will be A plus B. What will be A minus B? A minus will be this vector. This vector will be A minus B. Why? Because हम B को A minus B के साथ ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है. हम B को A minus B के साथ ऐड करेंगे तो A आ रहा है. B plus A minus B will give us A. So this will be A minus B. This will be A plus B. We will see कि दोनों की दोनों hypotenuse है. Base A perpendicular B. तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की दोनों will be of the same magnitude. Both will be of the same magnitude. Yes or no? Both will be of the same magnitude. ठीक है? So this is the geometrical representation of these vectors. Question number 24. A projectile is given initial velocity of I cap plus 2j cap. Question number 24. I cap 2j cap. Projectile is given this velocity I cap plus 2j cap. The Cartesian equation of its path is, we have to find the equation of its path. Y is equal to y as a function of x हमको निकालना है. What we have to find is the equation of path. So how do we find the equation of the path? पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ आपको. इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं हम? इक्वेशन ऑफ पाथ हम ऐसे निकालते हैं कि y के अंदर हम टाइम के साथ इक्वेशन बनाते हैं, x के अंदर हम टाइम के साथ इक्वेशन बनाते हैं और फिर टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं. So in the x axis what will be the equation? X axis के अंदर what is u? U is equal to I1. What is the acceleration? 0. So what is the v? V will be equal to 1. V will be equal to u plus at. A is equal to 0. So this will be equal to 1. What will be the displacement? Displacement will be ut plus half at square. What is u? U is equal to 1. What is time? Plus 0. So x will be equal to t. This will be the equation for the x axis. What will be the equation for the y? In y, what is u equal to? U is equal to 2. What is acceleration equal to? Minus of 10, because g is given to us 10. What is the y? Y will be equal to ut plus half at square. This will become equal to what is u? U is equal to 2 into t plus half into minus of 10 into t square. This will become 2t minus 5t square. This is y. Y is equal to 2t minus 5t square. Y is equal to 2t minus 5t square is equal to t. What we have to do now? We have to eliminate time from both the equations. How do we eliminate? Time is equal to x here. Time x के बराबर है यहाँ पे, तो इसमें x डाल देते हैं, तो this becomes y is equal to 2x minus 5x square. So always whenever you have to find the Cartesian equations, what you have to do? You have to eliminate time. पहले y में इक्वेशन बनाओ, x में इक्वेशन बनाओ, दोनों में से टाइम को एलिमिनेट कर दो. तो x इक्वेशन है क्या? 2x minus 5x square. Answer is B. 2017 question. Next question. Simple vector addition question 2018. बहुत ही आसान सवाल है. जो लोग बोल रहे हैं कि एम्स बहुत टफ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. एम्स का लेवल अभी भी आसान ही चल रहा है. कुछ क्वेश्चंस आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 25 देखो. वेक्टर A is equal to 3, 1, 3. What is vector B? Vector B is equal to 3, 5, minus of 2. Find the third vector C if A plus 3B minus C is equal to 0. A plus 3B minus C is equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ? C is equal to A plus 3B. C is equal to A plus 3B. So B को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3B कितना हो गया? 3B is equal to 9, 15, minus of 6. What will A plus 3B will become?
a plus 3b which is equal to c, this will become 9 plus 3, 9 plus 3 is equal to 12, 15 plus 1 is equal to 16, minus 6 and 3 minus of 3, 12 i cap 16 j cap minus of 3, ऑप्शन नंबर सी। 2018 में कितना आसान सवाल था। नेक्स्ट वी मूव टू असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। लेट अस मूव टू असर्शन एंड रीजन। आई एम जस्ट कोटिंग द स्टेटमेंट असर्शन। When a body is projected at an angle of 45 degree, range is maximum। हमको पता है रेंज मैक्सिमम होती है, साइन ऑफ 2 थीटा आता है, थीटा की वैल्यू 45 डालते हैं, रेंज मैक्सिमम आती है। रीजन फॉर मैक्सिमम ऑफ रेंज द वैल्यू ऑफ 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1 साइन ऑफ 2 थीटा। दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर इज ए। 26 का आंसर क्या होगा? ए। 27 ए साइक्लिस्ट लीन इनवर्ड व्हाइल टेकिंग अ टर्न। आपने देखा होगा जब भी हम टर्न ले रहे होते हैं हम अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है। व्हाइल अ मैन सिटिंग इन अ कार लीन्स आउटवर्ड ऑन द कर्व। और कार के अंदर अगर हम बैठे हैं और अगर हम टर्न ले रहे हैं तो हम बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ये समझाता हूं मैं आपको। बेसिकली क्या होता है, कार भी अगर बहुत तेजी से टर्न लेगी, हम बाहर की तरफ जाएंगे, वो सूडो फोर्स है। तो सूडो फोर्स कब आ रहा है और सूडो फोर्स कब नहीं आ रहा, वो हम इसमें बताते हैं। रीजन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व। ये तो बात सही है, तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब हमको देखना है कि असर्शन और रीजन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व। अब देखो हम बाहर क्यों जाते हैं, समझाता हूं। एक्चुअली हम बाहर नहीं जाते, ये मिसकंसेप्शन होता है। वी आर नॉट गोइंग आउटवर्ड्स। व्हाट इज हैपनिंग, जब कार हमारी टर्न ले रही होती है तो क्या होता है कि कार अंदर चले जाती है। हम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, मैं भी मूव कर रहा था, कार भी मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कार ऐसे जा रही है, कार ऐसे जा रही है, लेकिन मेरा इनर्शिया इस तरफ है, तो कार के रेस्पेक्ट में मैं कहां चला गया, कार के रेस्पेक्ट में बाहर चला गया। इसको फिगर में देखते हैं, लेट अस सी। ये टॉप व्यू देख रहे हैं हम, कार इस सर्किल में अंदर मूव कर रही है, तो जो मेरी वेलोसिटी है वो भी इस तरफ है, कार की वेलोसिटी भी इस तरफ है। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, कार, मैं यहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन कार का जो नया पोजीशन होगा, मैं यहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन कार का जो नया पोजीशन बन रहा होगा वो ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कार के बाहर चला जाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर दूंगा, अगर मैं बैठूंगा नहीं उसको पकड़ के अच्छे से, तो मैं कार के बाहर निकल जाऊंगा। तो मैं स्ट्रेट जा रहा हूं, कार घूम गई, ठीक है ना। कार क्यों घूम गई, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और साइक्लिस्ट लीन वाला हमने क्वेश्चन कर दिया है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए। क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, assertion a body can have acceleration even if its velocity is 0। बिल्कुल हो सकता है, जैसे ही हम किसी कार को स्टार्ट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, बट एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है। रीजन ए बॉडी इज मोमेंटरी एट रेस्ट व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये भी सही है, अगर एक बॉडी ऐसे जा रही है फिर वापस से पीछे आ रही है, उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हुआ, तो वो एक बार रेस्ट पे आएगी, फिर वापस से वो पीछे आएगी। जैसे एक चीज को हमने ऊपर फेंका, वापस से नीचे आ रही है, तो ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, 0, बट व्हाट इज द एक्सेलरेशन इक्वल टू g डाउनवर्ड्स। तो ए ऑप्शन, तीनों का ऑप्शन ए है अभी तक। 29th, करंट एंड टाइम बोथ हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बट स्टिल आर नॉट कंसीडर्ड एज वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, करंट को वेक्टर हम नहीं बोलते हैं, और इसका रीजन है दे डू नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो समझो, करंट समझो पहले, करंट अगर इस वायर में 5 एम्पियर आ रहा है, या फिर ऐसे मान लो करंट अगर इस वायर में 3 एम्पियर आ रहा है, और अगर इस वायर में 4 एम्पियर आ रहा है, और अगर ये वायर ऐसे बाहर निकल रहा है, तो क्या इसमें करंट 5 एम्पियर हो जाएगा? नहीं होगा। इसमें करंट कितना होगा? 7 एम्पियर ही होगा। चाहे ये वायर ऐसा हो तो भी 7 एम्पियर होगा, ऐसा हो तो भी 7 एम्पियर होगा, ऐसा हो तो भी 7 एम्पियर होगा। इन तीनों में से कोई सा भी केस हो, ये वाला केस 7 एम्पियर, ये वाला केस 7 एम्पियर, तो डिपेंड नहीं कर रहा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है। करंट का डायरेक्शन तो है, लेकिन करंट को ऐड करते वक्त ये डिपेंड नहीं कर रहा कि करंट का डायरेक्शन क्या है। तो इसलिए दीज डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो इसका आंसर भी ए है। अभी तक सबका आंसर ए चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, when the velocity of projection of a body is made n times, the velocity is made n time, मतलब u को हमने क्या कर दिया, un कर दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट becomes n time। what is the time of flight? टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2u cos of theta upon g। तो u को अगर n टाइम्स कर दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी n टाइम्स हो जाएगी। assertion is correct। what is the reason? range of projectile does not depend on the initial velocity of body। रीजन ही गलत है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड करती है इनिशियल कंडीशंस पे। तो इसके अंदर ऑप्शन वो वाला होगा जिसके अंदर assertion is true but the reason is false।
मोस्टली वो ऑप्शन सी होता है एम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, जनरली द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द अर्थ इज पैराबोलिक। पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द अर्थ इज पैराबोलिक, पैराबोलिक होता है, बट इट्स इलिप्टिकल फॉर प्रोजेक्टाइल्स गोइंग टू वेरी हाइट, वेरी ग्रेट हाइट। देखो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं समझाता हूं आपको इसमें कि अर्थ और मून के बीच में क्या रिलेशन है। देखो समझो, अगर ये अर्थ है हमारे पास, ये एक काम करते हैं, सन मान लेते हैं, सन या अर्थ ही मान लेते हैं, चलो अर्थ मान लेते हैं, अर्थ है हमारे पास। मैंने एक पार्टिकल को यहां से फेंका तो ऐसे चले जाएगा, मैंने और तेजी से फेंका तो ऐसे चला जाएगा, मैंने और तेजी से फेंका तो ऐसे चला जाएगा। मैंने अगर और तेजी से फेंका तो क्या होगा कि पार्टिकल गिरता चला जाएगा, बट जितना पार्टिकल गिर रहा है उतना ही अर्थ का सरफेस भी घूम गया। जितना पार्टिकल गिर रहा है उतना ही अर्थ का सरफेस भी घूम गया। जितना पार्टिकल गिर रहा है उतना ही अर्थ का सरफेस भी घूम गया। तो ये पार्टिकल हमेशा इसका घूमता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सैटेलाइट्स आर ए स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। Satellites are a special case of projectile. Satellites are projected in such a way that they never return to Earth. So in the same way, what is happening? The path of satellites, projectiles are parabola. But अगर हमने Earth से कोई सैटेलाइट प्रोजेक्ट की, हमने स्पेस पे जाके एक सैटेलाइट को फेंका, अगर धीरे फेंका तो ऐसे गिर जाएगा, और तेज फेंका तो ऐसे, और तेज 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 ऐसे। और आपको तो पता ही कि सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सर्किल में भी रिवॉल्व कर सकती है, बट सर्किल इज ए स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। मोस्टली ऑल द ऑर्बिट्स आर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड पैराबोला प्रोजेक्टाइल होता है। तो एग्रेशन सही है। रीजन क्या है, अप टू ऑर्डिनरी हाइट द प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फोर्स, बट फॉर ग्रेट हाइट प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर ए वेरिएबल फोर्स। तो ये एक्चुअली में बोल सकते हो, इसके लिए ये वही बता रहा है कि ग्रेट हाइट और ऑर्डिनरी हाइट में क्या डिफरेंस होगा। एक्चुअली ये सही नहीं है मेरे हिसाब से, इसका आंसर सही दे रखा है, ए दे रखा है, बट मेरे हिसाब से ये रीजन सही है, असर्शन सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका आंसर बी आना चाहिए मेरे हिसाब से, ए नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। Assertion: two balls of different masses are thrown vertically upward with the same speed. Two balls of different masses m1 m2, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, दोनों को सेम स्पीड से ऊपर फेंका, दोनों सेम हाइट तक जाएगी, हमको पता है। ठीक है, they will pass through their point of projection in the downward direction with the same speed. तो हमने थोड़े से ऊपर से फेंका था, ये नीचे आएगी और ये भी नीचे आएगी, तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों की दोनों सेम स्पीड से पास करेगी। बिल्कुल सही है, assertion is correct. Assertion is correct. Reason: the maximum height and the downward velocity attained at the point of projection are independent of the mass of the body. बिल्कुल सही बात है, A ऑप्शन हो जाएगा। Assertion is correct, reason is correct, reason is the correct explanation of assertion. 33. In javelin throw, the athlete throws the projectile at an angle slightly more than 45. Slightly more than 45 क्यों थ्रो करता है वो? Slightly more than 45 थ्रो नहीं करेगा, 45 डिग्री पे थ्रो करेगा वो। 45 डिग्री पे होगा तो ही मैक्सिमम रेंज होगा, तो फर्स्ट का ऑप्शन गलत है, assertion is wrong. The maximum range does not depend upon angle of projection, ये भी गलत है। The maximum range depends on the angle of projection, तो इसके दोनों ऑप्शन गलत, वाला ऑप्शन सही होगा। मोस्टली एम्स के अंदर वो ऑप्शन होता है डी। हम उल्टा कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 38, उल्टा कर लेते हैं हम, थोड़ा सा 38 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 4 क्वेश्चंस। Assertion: for angular projection, when angle of projection theta is equal to tan inverse 1, what is tan inverse 1? Tan inverse 1 is 45 degree. The horizontal range is 4 times the maximum height. So when angle is 45 degree, what is the horizontal range? Range will be equal to u square sin 2 theta upon g. This will be equal to u square upon g. What is height? Height will be equal to u square sin square theta upon 2g. This will be equal to u square upon g into what is sin square theta? 1 by root 2 ka whole square. This is 2. So this will become u square upon 4g. So range is equal to 4 times height. Range is equal to 4 times height. बिल्कुल सही बात है. Assertion is correct. What is the reason? The horizontal range of projectile is directly proportional to the square of velocity and inversely proportional to the acceleration of gravity. बिल्कुल सही बात है, रीजन करेक्ट है, बट रीजन ने एक्सप्लेन नहीं किया assertion को। दिक्कत क्यों आई है हमको? 1/4 का फैक्टर क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा और फॉर्मूला। तो ये assertion सही है, रीजन भी सही है, बट assertion is not the correct explanation of reason. Assertion is not the correct explanation of reason. Therefore, the option will be B. Option will be B. Question number 37. If dot product and cross product of P and Q are 0, dot is 0. Dot is 0 का मतलब क्या हुआ? P into Q into cos of theta is equal to 0. Cross is 0. Cross is 0. This means P into Q into sin of theta is equal to 0. What does this mean?
देखो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि cos थीटा भी 0 हो जाए sin थीटा भी 0 हो जाए एक साथ, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए या तो p को 0 होना पड़ेगा या फिर q को 0 होना पड़ेगा। इट इंप्लाइज दैट वन ऑफ द वेक्टर p and q मस्ट बी a null वेक्टर, बिल्कुल सही बात है। इधर p और q शुड बी इक्वल टू नल वेक्टर, दोनों में से किसी ना किसी को नल वेक्टर होना ही पड़ेगा, तो असर्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द रीजन? ए नल वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, ये बात भी सही है, बट असर्शन रीजन एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ऑप्शन विल बी बी। 37 का ऑप्शन क्या होगा? बी। assertion is correct, reason is correct, but reason is not the correct explanation of assertion. Question number 36. For a projectile, the time of flight of a body becomes n times the original value of the if the speed is made n times. Time of flight. What is the time of flight? Time of flight is equal to 2u sin theta by g. So अगर इसको हम n times कर देंगे तो ये n times बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। For a projectile, this is due to the range of the projectile which becomes n times. रेंज n टाइम्स नहीं होगा, रेंज में u स्क्वायर आता है, तो रेंज n टाइम्स नहीं होगा, तो रीजन गलत है, असर्शन करेक्ट है, तो वो वाला ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन सी होता है मोस्टली, वो ऑप्शन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 35। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इटसेल्फ। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, वेक्टर का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ईदर जीरो और ए नॉन जीरो, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इटसेल्फ। वेक्टर का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है अगर, तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर इटसेल्फ। अरे यार, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ईदर जीरो और नॉन जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इटसेल्फ। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये हमेशा तो सही नहीं होता, कभी कभी सही होता है। ये मैं समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कोई वेक्टर है अपने पास, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो जैसे 4i कैप मान लो, ये एक वेक्टर हो गया, तो इसका जो डेरिवेशन होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो तो जीरो हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर थोड़ी हुआ, तो लेकिन नहीं, जीरो को जीरो जे कैप और जीरो आई कैप भी लिख सकते हैं, तो इसका डॉट जीरो आ जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो भी गया। चलो हम कोई भी वेक्टर लेते हैं एक जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अगर मान लो हम एक कांस्टेंट वेक्टर ले लेते हैं, जैसे 4i कैप प्लस 6j कैप, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0i कैप प्लस 0i कैप आएगा, इसका डॉट अगर इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, तब तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब मान लेते हैं हम कोई वेक्टर ऐसा लेते हैं जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जैसे cos ओमेगा t i कैप प्लस साइन cos t i कैप प्लस साइन t j कैप, ये टाइम के साथ तो चेंज हो रहा है, बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है? cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, मतलब कि 1 इसका मैग्नीट्यूड है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? देखो, माइनस ऑफ साइन t i कैप प्लस cos t j कैप, दोनों का डॉट लेते हैं, तो दोनों का डॉट कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ cos साइन प्लस ऑफ cos साइन, मतलब 0 आ जाएगा। तो हमने देखा ये उस केस के लिए भी वैलिड है, तो ये बिल्कुल सही है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होगा तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कैसे निकाला हमने? क्योंकि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव का जब डॉट करा हमने जब फर्स्ट डेरिवेटिव का डॉट करा वेक्टर के साथ, तो आंसर कितना आ गया? 0। रीजन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज कम्यूटेटिव लॉ। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव का यार मैं एक्चुअली भूल गया हूं, शायद कम्यूटेटिव ये होता है ए डॉट, कम्यूटेटिव का मतलब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, शायद ये होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, शायद ये होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर। ये आप पढ़ते थे 7th 8th क्लास में, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होती थी कुछ, तो कम्यूटेटिव क्या होता है वो देख लेना एक बार। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट सारे लॉज ऑब्वी करता है, और शायद ये एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, बिकॉज असर्शन का तो हमने एक्सप्लेनेशन किसी और तरह से निकाला है। ये शायद लास्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34। A particle in the xy plane is related by x is equal to a sin omega t, y is equal to this, where a and omega are constant. The particle will have parabolic motion. X is equal to a sin omega t, y is equal to a into 1 minus cos omega t. हमें इसका पाथ निकालना है, पाथ मतलब ट्रैजेक्टरी निकालना है। ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए मैंने क्या बताया? हमको टाइम को एलिमिनेट करना पड़ता है, हमको टाइम को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो टाइम के लिए हम क्या कर देंगे? साइन और कॉस है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो साइन एक्स अपॉन ए क्या हो गया? साइन ऑफ ओमेगा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, यहां से कॉस निकाल लो। कॉस कैसे निकालेंगे? y अपॉन ए हो गया 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, मतलब कॉस ओमेगा टी कितना हो गया? ये इस तरफ आया, ये इस तरफ आया, तो 1 माइनस वाई अपॉन ए, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर मैं दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दूं
अगर मैं दोनों को स्क्वायर और ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि ये जो पाथ है ये पैराबोला है कि नहीं है, ये पैराबोला है कि नहीं है, तो इसको खोल देते हैं। तो ये क्या बन गया, पैराबोला क्या होता है, पैराबोला तब होता है जब एक एक्स स्क्वायर आ रहा हो, वाई स्क्वायर आ रहा हो, एक एक्स और वाई आ रहा हो। जैसे अपने पास होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला होता है। एक्स तो एक स्क्वायर आना जरूरी है, दो भी आ सकते हैं, और एक एक्स या वाई आना जरूरी है। तो देख लेते हैं एक बार इसको। तो ये बन गया हमारे पास नहीं, वैसे सर्किल की इक्वेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आंसर भी इसमें गलत दे रखा है, ये सर्किल है। ये सर्किल कैसा है मैं समझा देता हूं आपको। ये सर्किल है x इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू a पे। ये सर्किल का सेंटर यहाँ पे ऐसा सर्किल है, ये इस सर्किल का सेंटर है 0, a पे, और इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है a। ये सर्किल है, ये सर्किल का इक्वेशन होता है। एक्चुअली मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम, वो अपन जी एडवांस में पढ़ते हैं कि पैराबोला कब होता है, सर्किल कब होता है। बट ये जो इक्वेशन है ना, ये आप याद कर लो, ऐसी इक्वेशन बनेगी सर्किल की होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस वाई की जगह a माइनस वाई आ गया, तो इसको मतलब ओरिजिन शिफ्ट करके हमने यहाँ पे आ गया। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स में मत जाओ आप। इसको इसका आंसर गलत दे रखा है, इसका आंसर इन्होंने 34 का बी दे रखा है, लेकिन बी नहीं होगा, इसका आंसर फर्स्ट गलत है, सर्कुलर मोशन होगा। रीजन, ए पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैज पैराबोलिक मोशन। ए पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेलोसिटीज नहीं, दो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज होंगे तो सर्कुलर भी तो हो सकता है। तो इसका असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, इसका आंसर क्या होगा, डी। तो बच्चों ये था हमारा मोशन इन प्लेन। आई होप यू एंजॉयड इट। नेक्स्ट वी विल डू लॉज ऑफ मोशन। और हमारा मंत्र क्या था इस वाले चैप्टर का मंत्र था, हे अर्जुन कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बस तुम करते जाओ प्रॉब्लम्स को, फल की चिंता मत करो, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, प्रॉब्लम्स करते जाओ सॉल्व, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, रुको मत। एग्जाम में अगर गंदे नंबर भी आ रहे हैं तुम्हारे, जो मेजर टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन एग्जाम को सबक लो, अगले एग्जाम में इंप्रूव करने का, और सवाल करो और सवाल करो और सवाल करो। कभी भी ये चिंता मत करो नहीं होगा तो क्या होगा, बिकॉज वो हमारे हाथों में नहीं होता। हमारे हाथों में क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ लेट्स टेक ए ब्रेक, लेट्स टेक ए किटकैट ब्रेक, और इसके बाद हम चालू करेंगे लॉज ऑफ मोशन। सो वी विल स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन आफ्टर दिस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू लॉज ऑफ मोशन। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।